चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। देश की सबसे बड़ी अदालत में अब सिर्फ एक कानून पर बहस नहीं चल रही, बल्कि देश की सबसे ताकतवर संवैधानिक संस्थाओं में से एक चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जजों की ऐसी टिप्पणी निकलकर सामने आई है जिसने पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचलें मचाकर रख दी हैं। अदालत ने यह तक कह दिया है कि यह बहुमत की खुली तानाशाही हो रही है और अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया ही सवालों के घेरों में आ चुकी है। क्या ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को लेकर भी बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिस तल्ख अंदाज में सरकार को घेरा गया है उसने विपक्ष को नया हथियार दे दिया है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, क्या कुछ कहा गया है, सब बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप देख रहे हैं पीआरबी। यह हेडलाइन देखिए, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कानून पर केंद्र की मांग खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनवाई नहीं टलेगी। अगली हेडलाइन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी की नियुक्ति कानून में देरी पर सवाल उठाते हुए कहा चुने हुए लोगों की तानाशाही। अगला हेड भी देखिए, काश जजों की नियुक्ति भी इतनी जल्दी इतनी तेजी से होती। चुनाव आयुक्तों पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। अब पूरा मामला विस्तार से बताती हूँ। दरअसल मामला उस 2023 कानून का है जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया बदल दी गई थी। पहले सुप्रीम कोर्ट के अनूप बनवाल फैसले में कहा गया था कि चयन समिति में जो है प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई शामिल होंगे, लेकिन संसद ने नया कानून बनाकर सीजेआई को समिति से बाहर कर दिया और उनकी जगह किसको लिया गया? उनकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया। अब इसी कानून को सुप्रीम कोर्ट में जो है सीधा सीधा चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अदालत में साफ कहा कि हर सरकार ने चुनाव आयोग की नियुक्तियों का फायदा उठाया है। विपक्ष में रहते हुए सभी स्वतंत्र संस्था की जो है मांग करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही भूल जाते हैं। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने बेहद तीखी और तल्ख टिप्पणी की है। अदालत ने यह साफ कहा कि यह बहुमत की खुली तानाशाही जैसा है। ये जस्टिस ने कहा जो भी सत्ता में आता है वो यही काम करता है। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह की तानाशाही हो रही है। इतना ही नहीं, सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि अगर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति इतनी तेजी से हो सकती है तो काश जजों की नियुक्तियां भी इसी रफ्तार से होती। ऐसा क्यों कहा? यह हेडलाइन देखिए। हेडलाइन में लिखा है कि काश जजों की नियुक्ति भी इतनी तेजी से होती। चुनाव आयुक्तों पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने दोस्तों आरोप लगाया कि मार्च 2024 में 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति बेहद जल्दबाजी में की गई। विपक्ष के नेता को जो है सैकड़ों नामों की सूची एक दिन पहले ही दी गई और अगले दिन ही चयन समिति ने फैसला लिया, यानी जल्दबाजी में चयन हुआ। इसी पर अदालत ने जो है तंज कसा और तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में जो तेजी दिखाई गई वैसी न्यायपालिका में क्यों नहीं दिखाई जाती, ये कहा गया। सुनवाई के दौरान एक और बड़ा मुद्दा उठा। वो बड़ा मुद्दा था, अदालत में बताया गया कि जिस समय यह कानून संसद में पास हुआ, मतलब जल्दबाजी में जब पास हुआ, उस समय विपक्ष के 100 से ज्यादा सांसद भी निलंबित थे, यानी विपक्षी सांसदों के निलंबन का मुद्दा भी उठा। वरिष्ठ वकील शाहदान फरासात और प्रशांत भूषण ने दावा किया कि कानून बिना गंभीर बहस के ध्वनि मत से पास कर दिया गया। साफ शब्दों में कहूं तो प्रशांत भूषण ने दावा किया है कि कानून बिना समर्थक बहस के वॉइस वोट से ही पारित कर दिया गया। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का भी जो है जिक्र हुआ, जिन्होंने इस कानून का विरोध किया था। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भावना को पूरी तरीके से कमजोर कर दिया है। इसी बीच मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी बड़ा झटका दे दिया है। केंद्र ने अदालत से सुनवाई टालने की मांग की थी क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सबरीमाला केस में व्यस्त थे, लेकिन अदालत ने साफ कह दिया कि यह मामला किसी भी दूसरे केस से ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसे नहीं टाला जाएगा। जस्टिस दत्ता ने कहा कि यह मामला लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की
स्वतंत्रता से जुड़ा है, इसलिए इसे टाला बिल्कुल भी नहीं जा सकता। अदालत की सबसे अहम टिप्पणी तब आई जब जस्टिस दत्ता ने कहा कि संसद ने इतने सालों तक इस विषय पर कानून क्यों नहीं बनाया। इस पर प्रशांत भूषण ने जो है जवाब दिया और जवाब देते हुए कहा कि हर सरकार ने इस खाली जगह का फायदा उठाया ताकि चुनाव आयोग की नियुक्तियों को अपने हिसाब से प्रभावित किया जा सके। अदालत ने इस पर भी गंभीर चिंता जताई है दोस्तों और कहा है कि ये चुने हुए लोगों की तानाशाही जैसा है, यानी जिनको हम चुनते हैं वो खुली तानाशाही करते हैं सत्ता में आके। अब यही मामला सीधे तौर पर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता से जुड़ा गया है, क्योंकि विपक्ष पहले ही बंगाल चुनाव और एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर बड़े बड़े आरोप, बड़े बड़े सवाल उठा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर इतनी सख्त टिप्पणी आने के बाद विपक्ष जो है और ज्यादा आक्रामक हो गया है, विपक्ष को और मजबूती मिल गई है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और टीएमसी सभी ये कह रहे हैं, एक सुर में कह रहे हैं कि अगर नियुक्ति प्रक्रिया ही निष्पक्ष नहीं होगी तो चुनाव आयोग से निष्पक्षता या फिर निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कैसे की जा सकती है। इसी बीच राहुल का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं, एक बार अमित शाह ने कहा था कि 40-50 साल तक उनकी सत्ता बनी रहेगी। तो इस पर राहुल ने कटाक्ष किया कि वो कह रहे हैं कि ये बातें जो अमित शाह ने कही थी वो कोई भविष्यवाणी नहीं थी बल्कि वोट चोरी की अकड़ थी। यानी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी वाले वोट चोरी के दम पर जीतते हैं, जनता के जनादेश से नहीं। नजर डालिए राहुल गांधी के इस वीडियो पर। कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। सुना आपने। अब दोस्तों, याचिकाकर्ताओं ने अदालत में कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल भावना है। अगर नियुक्ति प्रक्रिया में पूरी ताकत सरकार के पास होगी तो आयोग की स्वतंत्रता प्रभावित होगी ही। और ये सच भी है, अगर केंद्र के पास कंट्रोल है तो प्रभावित होना स्वाभाविक है। अदालत में यह भी कहा गया कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, क्योंकि लोकतंत्र की बुनियाद निष्पक्ष चुनावों पर ही टिकी होती है। अब सबसे बड़ा सवाल ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को लेकर उठ रहा है, क्योंकि विपक्ष दल लगातार कह रहे हैं कि जिस कानून के तहत नियुक्ति हुई उसी की संवैधानिक वैधता सुप्रीम कोर्ट में चुनौती में जो है दायर में है। हालांकि अदालत ने अभी तक किसी नियुक्ति को अवैध नहीं कहा है, अभी अवैध नहीं कहा गया, लेकिन जिस तरह की टिप्पणी सामने आई है, जिस तरह की तल्ख सामने आए हैं, उससे राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से गर्म हो गया है। विपक्ष इसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल के तौर पर पेश कर रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि संसद को कानून बनाने का पूरा अधिकार है। लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर साफ कर दिया है कि 2023 का अनु बर्नेवाल फैसला सिर्फ अंतरिम व्यवस्था थी, जब तक संसद कानून नहीं बना देती। अदालत ने कहा कि उस फैसले में संसद को किसी विशेष ढांचे में कानून बनाने का निर्देश नहीं दिया गया था। लेकिन दूसरी तरफ अदालत ने यह भी साफ तौर पर माना कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद जरूरी है निष्पक्ष चुनावों के लिए, और इस पर गंभीर बहस होनी चाहिए। यही वजह है कि अब इस पूरे मामले में देश भर की जो है नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों ने देश की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है, क्योंकि बहुमत की तानाशाही देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण, और काश जजों की नियुक्ति में भी इतनी तेजी होती। ये ऐसे अल्फाज, ऐसी टिप्पणियां अब निष्पक्षता के सबसे बड़े हथियार बन चुके हैं और
विपक्ष का भी यह हथियार बन चुका है। चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया पर उठे सवालों ने राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। फिलहाल सवाल तो कहीं है, क्योंकि अब जो सवालों के जवाब हैं वो 14 मई की अगली सुनवाई पर ही मिलेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको किस नजर से देखता है ये 14 मई को ही साफ होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है कि जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार की जल्दबाजी में नियुक्ति की गई और जिस तरीके का आरोप विपक्ष लगा रहा है कि ये असंवैधानिक तरीके से की गई है, तो इसको लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।